हाँ जी, तो शांति रहिए। और इधर हम लोग देखते हैं, हम लोग कल शुरू किए थे ज्योग्राफी का चैप्टर 5 बिहार स्पेशल में कृषि एवं वन संसाधन। हमारा टारगेट था 2 दिन में खत्म करने का और आज खत्म करेंगे। उसमें से कुछ चीज हटा दिए हैं पूरा एकदम, और हटा दिए इसलिए क्योंकि वो हम पहले जब जल संसाधन पढ़ा रहे थे तो उसी समय हम वो सारी चीजें आपको बताए हुए हैं, इसलिए हम देखे कि पीछे बताओ है, क्वेश्चन आंसर कराओ है तो काहेला उसको रखना है, उसी टाइम तो करवाइए दिए, हम जब आएंगे तब बता देंगे क्या हटाए हैं। सबसे पहले देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल संसाधन। और जल संसाधन कहाँ के बारे में? सिर्फ और सिर्फ बिहार के बारे में। तो देखो बिहार में जल के भंडार है, पानी की हमारे पास कोई कमी है नहीं फिलहाल, ठीक है, जितना चाहिए है। और ये हमको 2 तरीके से प्राप्त होता है, पहला है धारा तलीय जल और दूसरा है भूमिगत जल। धारा तलीय जल मतलब होता है, धारा मतलब हुआ पृथ्वी, तल मतलब हुआ उसका सतह, पृथ्वी के सतह पे जो जल होता है, जैसे नदी में पानी है, तालाब में पानी है, तो इस तरह के चीजों को हम क्या कहते हैं? धारा तलीय जल। ठीक, तो ये हमको नदियों से, जलाशय से, तालाब जैसे चीजों से प्राप्त होता है। और दूसरा है भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब जमीन के अंदर, भूमि के अंदर, जिसको हम लोग नलकूप के माध्यम से, कुआं के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से, इन सारे माध्यमों से हम निकालते हैं, तो यहाँ से प्राप्त होता है। फिर इसमें तुमको झरनों में है जी, झरना दोपहर से होना चाहिए, नलकूप हो गया, हैंडपंप हो गया, तो ये सब तुमको कहाँ आ गया? भूमिगत जल में। और इन दोनों जलों का अगर स्रोत पूछा जाए कि इन दोनों जगह पे जल कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे जल का स्रोत हो जाएगा तुमको वर्षा। अगर बारिश ना हो तो आपको ये वाला जल भी प्राप्त नहीं होगा और ये वाला भी प्राप्त नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें हमें कहाँ से मिलती है? वर्षा से। इन दोनों का स्रोत वर्षा और हमारा स्रोत ये दोनों, समझ गए? अब आइए नीचे, जल संसाधन के उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो जब हम जल संसाधन आप लोगों को पढ़ा रहे थे शुरू वाला चैप्टर में, तो वहां पे ऐसे तो उपयोग हम तुमको बता ही दिए थे कि कहाँ कहाँ हम उपयोग करते हैं, आएगा तो वही वाला लिखना है। बिहार वाला में देखो मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है हम सबसे ज्यादा करते हैं सिंचाई में, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ तो पानी का ऐसा व्यवस्था है कि बाढ़ आ जाता है, दूसरी तरफ पानी नहीं है, तो हम लोग नहर के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से, बोरिंग, कुआं जो भी है, तालाब है, नदी है, उन सब के माध्यम से इस पानी का उपयोग हम सिंचाई में करते हैं। बाकी जो हमारा दैनिक जीवन में उपयोग है वो तो पते है कहाँ कहाँ करते हैं, तो वो सब अपना अगर आ जाए उपयोग में तो वही चीज लिखना है। इधर में खाली हम लोग को बिहार में जानना है कि इसका उपयोग सबसे ज़्यादा हम लोग सिंचाई में, फिर हम अपने घरेलू काम में भी, और जो औद्योगिक चीज़ें हैं, उद्योग हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। समझ गई? अब देखिए हमनी के बिहार में भी मानसूनी वर्षा होती है, क्योंकि भारत में मानसूनी वर्षा होता है तो बिहार में भी मानसूनी वर्षा होगा, और ये रहता है 4 महीने के लिए। हम लोग सीजन को 4 महीने में बांटे हुए हैं, तो लगभग इसको जून से शुरू करो, मध्य जून से, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर के मध्य तक इसका काम खत्म। मध्य मतलब 15 जून से 15 सितंबर के बीच हमारा मानसून रहता है, और यही हमारे पानी का मेन स्रोत है। सबसे ज़्यादा जल की प्राप्ति हमें यहीं से होती है, जिसका हम लोग सिंचाई वगैरह में भी यूज करते हैं और बाकी चीज़ों में भी हम इसको यूज करते हैं। यही तुमको धरातल के जल बनता है, यही तुमको भूमिगत जल भी बनता है। इसके अलावा सर्दी के जब टाइम आता है, यानी आजकल ठंडे का जो टाइम है, इस टाइम पे भी कुछ वर्षा होते रहता है, ठीक, और कुछ वर्षा अनियमित होता है, यानी वर्षा की कोई आस है नहीं लेकिन बारिश हो जाती है। सीजन नहीं है लेकिन कभी कभी हो जाती है, तो वहां से भी हमको ये पानी की पूर्ति हो जाता है। समझ गए? तो पानी कहाँ से आता है, ये क्लियर। अब देखिए जो शीत ऋतु है, तो इस टाइम पे कुछ ऐसे फसल होते हैं जिनको पानी की जरूरत पड़ती है। जो अभी ठंडे का समय है तो ऐसे में कुछ फसलों को पानी की जरूरत पड़ता है। जैसे अभी गेहूं रोपा हुआ है, बुनाया है, तो गेहूं को कम से कम एक बार तो पटाना पड़ता है, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम, चूंकि बारिश तो हो नहीं रहा है, तो पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? भूमिगत होगा या धरातल वाला होगा, यानी नदी तालाब से प्राप्त करो या जमीन के अंदर से निकालो। कभी कभी बारिश हो जाती है,
शीत में तो हमको पटाने की जरूरत नहीं पड़ता है, सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब नहीं होता है तो धरातल और भूमिगत जल का उपयोग करके हम लोग उसकी पूर्ति करते हैं। गन्ना को हो गया, आलू हो गया, आलू तो पटेबे करो होगा क्यारी बना के, प्याज वगैरह ये सब सारी चीजें जो है इसको पानी की जरूरत पड़ती है। और ये पानी की पूर्ति मुख्य रूप से बिहार में नहर, कुआं, नलकूप, तालाब, अहर, पॉइन, ये सब चीज जो है इन्हीं सब के माध्यम से करते हैं। सब में थोड़ा सा अंतर है आकार के, लंबा चौड़ाई सब। देखो तालाब तो थोड़ा पते है, ये हो गया हमारा तालाब। ठीक, तालाब भी दो तरह के होता है, एक होता है कृत्रिम, एक होता है प्राकृतिक। जो प्रकृति के द्वारा खुद बन जाता है वो उसको प्राकृतिक कहते हैं, जो हम लोग खुदैया करके बनाते हैं वो हो गया कृत्रिम। इसमें देखो कुआं तो तुनी के पते है, नहर में नलकूप तुमको पते है, बोरिंग जिसको हम लोग कहते हैं, तालाब जाने गया। ये तीनों में समझो, नहर, आहर और पॉइन। नहर बड़ा रहता है, उसका जो लंबाई है और चौड़ाई वो बड़ा होता है। आहर के लंबाई और चौड़ाई कम रहता है, पॉइन का उससे भी कम होता है। समझ गई? हाँ, कहाँ हाँ, वो तो बोरिंग से पटावे लगे वो गेल है इसी, हमने बोले का नहर, नहर उसको नहीं कहते हैं। नहर जानना है तो समझो कि विक्रम में जो आया हुआ है ना, या लक पर जो है, तो सब नहर के रूप में आता है, लंबा है एकदम। उसकी शुरुआत सोन नदी के पास से होता है। फिर उधर जो है डिहरी ऑन सोन में जो बनाया गया है सोन नदी पर, एगो हिन्ने है, एगो हुन्ने। हिन्ने आता है तुमको गया औरंगाबाद के तरफ, ये वाला इलाका उचल जाता है बक्सर आरा के तरफ, तो वो नहर है। समझ गई? आहर मतलब रौनिया गांव के तो पते हो, तब ओकरे आहर कहल जा है, कहबे कही सके आहरा में गेल हली तो उसको आहर कहा जाता है। पैन जो तुम बोल रहे हो उसी को मान लो, और उसी छोटा सा जो होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? पैन कहते हैं। इतने की दोनों में अंतर है। हाँ देखिए, अब हमनी के बिहार में नहरों का विकास किया गया सिंचाई की पूर्ति करने के लिए, और ये विकास कुछ आज़ादी के पहले भी हुआ है और कुछ आज़ादी के बाद भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज़ादी के पहले कौन कौन नहर है। एक नहर होगा तुम्हारे बुक में ढाका नहर। ढाका नहर आज़ादी के पहले था, अब नहीं है, इसलिए हम उसको हटा दिए हैं। ढाका अब कहाँ है? बांग्लादेश में है। लेकिन आज़ादी के पहले तो बांग्लादेश देश नहीं था, न पाकिस्तान था, तो भारत में था। तो उस वजह से तुमको दिया हुआ है तो हम उसको हटा दिए हैं, बता दिए। सबसे पहले आ जाओ तुमको सोन नहर। इसको माना जाता है बिहार का पहला आधुनिक परियोजना। सबसे पहले इसी की शुरुआत की गई। कब किया गया? ये साल इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, 1874 में। और कहाँ शुरू किया गया? जो डिहरी ऑन सोन है ना, वहीं पे। एक में से 2 गो निकाला गया, एगो आ गया इधर की ओर, एगो चला गया उधर, एगो पूरब, एगो पश्चिम। ठीक, ये सब पढ़ाए हुए तुमको जब जल संसाधन पढ़ा रहे थे तब बिहार वाला वहां बता दिए थे तीनों। उसके बाद दूसरा है सारण नहर। सवाल पूछ सकता है तुमको यही कि सारण नहर किस जिले में है, तो वो है तुमको गोपालगंज में। 1880 में इसको बनाया गया था। एक बारे में इतने बतावल है। त्रिवेणी नहर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसको याद रखना। पूछता है कहाँ पे है, तो ये है पश्चिमी चंपारण में। और इसका निर्माण कब शुरू किया गया था? 1903 में। इतना बात इसमें याद रखना। बनाया कहाँ गया है? चंपारण में। जो भारत और नेपाल की जो सीमा है पश्चिमी चंपारण के पास, वहीं पे गंडक नदी के पास इसको बनाया गया है। तो यहाँ सवाल ये बन सकता है, त्रिवेणी नहर से, इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, इसका निर्माण कब हुआ? 1903 में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। किस नदी पे है? तो यहाँ पे गंडक नदी के पास है। समझ गए? तो इतना बात त्रिवेणी नहर के हाईलाइट रखिएगा। उसके बाद आजादी के बाद जो पहला बना वो है तुम्हारा कोसी नहर। किस नदी पे बनेगा? कोसी नहर किस नदी पे? नामे में आंसर है, कोसी नदी पे बना है। और इसको भी कहाँ बनाया गया है? भारत नेपाल के सीमा पर हनुमान नगर नाम के जगह है, वहीं पे बांध बना करके इसका स्थापना किया गया है। और फिर इस कोसी नहर से 2 गो नहर निकाला गया है। जैसे डिहरी वाले में बताए थे ना कि सोन नहर से एगो निकाला गया पूरब की ओर, एगो पश्चिम की ओर, वैसे ही कोसी से भी 2 गो निकाला गया है। एक चला जाता है पूर्वी कोसी पूरब की ओर, और एक है तुमको पश्चिमी कोसी पश्चिम की ओर। पूर्वी कोसी से पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा में सिंचाई के काम होता है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है, घट सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जिला याद रखना कि 3 जिला में पूर्वी कोसी नहर से पानी की पूर्ति होता है, पूर्णिया में, सहरसा में और
मधेपुरा में। ठीक, पश्चिमी कोसी जो है ओकरा से दरभंगा में लगभग 3 लाख यहाँ दिया हुआ है कि इतना भूमि की सिंचाई की जाती है। समझ गए इसको? क्लियर? अभी में रह गया, हम अपना लेक्चर दे दिए, अब तुमको अपना समझना और याद रखना। जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट रहेगा सिर्फ उन्हीं सवालों को याद रखेंगे, भूगोल में उतने जितना में काम हो जाए। बाकी सब्जेक्ट पर आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि भूगोल अकेले 3 के बराबर है तो दिमाग के दही कर देता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपको जहां से है 40 पूरा करना है। तो इतिहास, राजनीति, इकोनॉमिक्स में जो समझ में आता है उसमें कोशिश कीजिएगा पूरा एकदम पकड़ बना ले कि छूटे नहीं एक को। और इसको 10 को 15 को तो बनाइए लेंगे, कितनों होगा तो इसको बैकअप में रखिए। आपदा प्रबंधन से 4 गोले क्वेश्चन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव वहां से कर लीजिए। सब्जेक्टिव में है कि अब दे दिया तुम्हें बंध गया, आपको वो बनाना पड़ेगा। ठीक, और पूरे किताब में वो कहीं से भी दे सकता है। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा फिर भी कोशिश किया जाएगा कि उसको भी हम क्या कर लें, टच करिए लेकिन बन जाए। इस तरह से तैयारी रखिए कि बन जाए। ठीक, 6 को देगा, उसमें से 3 को तुमको लघु बनाना है, 2 में से 1 को दीर्घ, यानी 10 नंबर के सब्जेक्टिव आएगा इसमें से। अब आइए गंडक नहर, ये कहाँ बनाया गया है? तो जो त्रिवेणी नहर है ना गंडक नदी पर, उससे 85 किलोमीटर चले जाइए दक्षिण की ओर, और वहां पे एक जगह है वाल्मीकि नगर, वहीं पे इसको बनाया गया है। तो अगर पूछे गंडक नहर कहाँ है तो वाल्मीकि नगर में है। किस नदी पर है? तो नदी तो नामे में है, गंडक नदी पर। इसकी लंबाई जो है वो 743 किलोमीटर, और बांध की जो ऊंचाई है वो 760 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इससे तिरहुत नहर, इसी नहर से फिर एक और नहर निकाला गया जिसका नाम है तिरहुत, और दूसरा का जो निकाला गया उसका नाम है सारण। समझ गई? इसको मैं बस ऐसे समझो, कैसे तुमको भी पता है कि कोसी नदी में 2 निकाला गया, एगो चला गया पश्चिम की ओर, ठीक, जिसका नाम है पश्चिमी कोसी, और एक चला गया ये पूरब की ओर जिसका नाम है पूर्वी कोसी। वैसे ही गंडक नहर को भी 2 भाग में बांटा गया, लेकिन नाम यहाँ पे पूर्वी गंडक और पश्चिमी गंडक नहीं है। ये एक के नाम है तिरहुत है, ठीक, एगो के नाम है सारण नहर, इतने के अंतर है। तो ये बनाया गया है, और इससे जो सिंचाई होता है वो सारण जिला में, चंपारण जिला, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन सारे जिलों में इन दोनों नहरों से सिंचाई की जाती है। क्लियर? अब आगे आइए नलकूप। सिंचाई का दूसरा साधन हमारे पास क्या है नहर के बाद? नलकूप। नलकूप जिसको हम लोग बोरिंग कहते हैं गांव में, मोटर लगा के, आजकल तो समरसेबुल लगा देते हैं, तो इससे हम लोग सिंचाई करते हैं। ये हमारा दूसरा सबसे प्रमुख साधन है सिंचाई का, और इसके द्वारा लगभग इतना प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है। ये आंकड़ा आपको घट बढ़ सकता है, ठीक, तो आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि दूसरा हमारा प्रमुख है। इसका मुख्य रूप से सिंचाई जो है इसके माध्यम से समस्तीपुर और सीतामढ़ी में होता है। हम लोग अपने तरफ देखें इधर वाला क्षेत्र में, तो हम लोग के भी अगर कोई साधन है सिंचाई के तो क्या चीज है? नलकूप है। बोरिंग से ही सिंचाई करते हैं, बारिश हुई तो ठीक, ना तो नहर की तो व्यवस्था है नहीं हमारे इलाके में। उधर चले जाइए विक्रम की तरफ तो है, लेकिन हमारा जो ये इलाका है इस तरफ में नहीं है। कुछ सरकारी बोरिंग भी है जो कि बैठ गया है, लेकिन उससे सिंचाई किया जाता था, तो हम लोग अपना प्राइवेट नलकूप से करते हैं। तो अपना व्यक्तिगत अपना क्षेत्र देखिए, तो इधर भी हमारे लिए सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन क्या चीज है? नलकूप है। ये पहले हुआ करता था, अब इसका अस्तित्व खत्म। किताब तुम्हारा 2006-7 के डेटा लेके चल रहा है और उसके पहले के, तो उस टाइम पे कुछ अस्तित्व में था, लेकिन आज के टाइम में तो कुआं मिलना मुश्किल काम है। हम पिए 2025 में, लेकिन वो पनिये नहीं मरने लगा। जब जा रहे थे हम लोग रोहतासगढ़ के किला, हाँ, न तो बचपन में, अभी वो कुआं है भरा गया है, बचपन में हमने हुए था गांव में। हमको लगता है कि चापाकल जो है 2 गो था, हैंडपम्प। एगो हमर जहाँ तू गाड़ी लगाया था ना, नरेश्वर लगेले थे, वहीं पे पौल है ना, वो पौले के पास एगो सरकारी कल था, आ एगो था एक घर के सामने, वो लगता है वहीं है रे, वो तुर तार की हो बराबरे कर दे हाई। तो 2 गो था, अब बाकी यहाँ वहाँ पे सगरो कुआं था। तो कुछ कुआं है लेकिन वो यूज लाइक नहीं है।
तो हम भी अपने बचपने में नहाना धोआना पीना खाना ये सब कुएं के पास किए हैं, समझ गए। तो चापाकल तो बहुत बाद में देखे, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद है। मम्मी पकड़ पकड़ के नहवाती थी, ठीक, सीधे ही कुइयां में से डोल से निकाला, मुंह पे उझल ले जा, हाँ दे ले जा, समझ गए। तो प्राचीन काल में तो सिंचाई का मुख्य साधन यही था, वो यही में रहट लगा करके, रहट देखी है सब, देखा है सब, कुएं में लगाया जाता था, ऐसे ऐसे में नाचते रहता था, बैल से उधर नाच रहा है, यहाँ चक्री नाच रहा है, उनमें लगा वाले टीन का पूरा बाल्टी और पानी गिर रहा है, ओका से खेत में जा रहा है, ठीक। हाँ, गोल चक्री में बना रहता है। बाहुबली अगर फिल्म देखा होगा ना, तो वो में जखनी बैलवा दौड़ित रहता है, बैलवा वाला ओखनी रहट भी दिखाता है, तो एक आदमी चलाते रहता है गोर से ऐसे ऐसे बड़का गो, और बैल से भी चलाया जाता था। मोबाइल पर मांगेगा ना कि रहट के फोटो वीडियो तो मिल जाएगा, एकदम यूज देखेगा कैसे यूज होता है। तो प्राचीन काल में बहुते प्रचलन में था, ठीक, लेकिन आज के टाइम पे इसका उपयोग कम हो गया है, ये कहिए कि खत्म हो गया है, अब होता ही नहीं है। सब लोग अब बोरिंग का उपयोग करता है, नल कूप जो है उसका, ठीक। पहले इससे दरभंगा में, मधुबनी में, पश्चिमी चंपारण, नवादा, गया और जहानाबाद जैसे जिलों में सिंचाई होती थी, लेकिन आज के टाइम पे इसका उपयोग खत्म हो गया है। कहीं कहीं एक आध अगर हो तो उसको हम न कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये खत्म हो गया है। उसके बाद तीसरा है हमारा तालाब। गांव में जो नहर गबड़ा गुड्ढी जो रहा है, उसमें पानी बरसात के जमा हो जाए है, बाद में वह पानी के हम लोग उपयोग कर लेते हैं सिंचाई के रूप में। तो ये हमारा तीसरा रूप में है। तालाब तो तुमको पता ही नहीं, ये तुमको प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम भी होता है। प्राकृतिक जो प्राकृतिक घटनाओं से बनता है, 9 वो सब तालाब झील के बारे में बताए हैं, ठीक। और कृत्रिम जिसको मनुष्य अपने उपयोग के लिए बनाता है, जैसे मान लो हम अपन गांव के 1 बीघा खेत के पूरा गड्ढा करवा के उसमें मछली पालन करें तो वो भी तालाब हो गया। या सिंघाड़ा के खेती होता है, मखाने की खेती होता है, तो ये सब के लिए पानी चाहिए, तो हम तालाब खुदैया करके उसमें हम खेती कर रहे हैं, तो वो भी तालाब है। तो वो किस में आएगा? कृत्रिम जलाशय कहो या कृत्रिम तालाब कहो, एक प्राकृतिक होता है, समझ गए। इसके अलावा इस तालाब का हमारे धार्मिक जीवन में भी महत्व है, और सबसे बड़ा महत्व बिहार का महापर्व है छठ पूजा। छठ कै गो होता है? कौन कौन? एगो चैती छठ है, एगो कार्तिक। सबसे ज्यादा जो है वो कार्तिक वाला मनाया जाता है, चैत वाले लोग कम मनाते हैं। तो ये जो छठ पर्व है वो हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे नदी की व्यवस्था है वहाँ तो नदी में होता है, जहाँ नदी नहीं वहाँ तालाब में छोटा सा गड्ढा है, उसमें भर के बोरिंग चालू करके एक अपना जो नियम है उस नियम के अनुसार उसको करते हैं। तो तालाब का उपयोग हमारे ऐसे व्यक्तिगत जीवन में तो है ही है, साथ ही साथ ये धार्मिक रूप से भी जुड़ा हुआ है, व्यवसायिक भी है, धार्मिक भी है, कृषि से भी जुड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव ये है, पूछेगा तुमको कि इनमें से कौन बिहार का महापर्व है, तो ये सब तो बतावे के जरूरतें नहीं है, तो हमने के ऐसे ही पता है। अगर इहो नहीं पता है तो तू बिहारी के नाम पर कलंक है, कलंक के भी कलंक है। छठ के टोन सुनला के बाद तो रोंगटा न खड़ा हो तो फिर तू बिहारी है कहाँ? ई छठ ना कि छठे घाटे छुरछुरी छोरा में भौजी, ई ना हो बजा है टाना ना ना टाना ना ना, बजैते लगा है कि हाँ छठ आ गए। अब वहीं बजा देते लगे कि हैं, तो समझ गए। तालाब द्वारा सिंचाई मुख्य रूप से मधुबनी में और दूसरे नंबर पे नालंदा में होता है। उसके बाद सिंचाई के और भी साधन है, जैसे पैन हो गया, आहर हो गया, झील, पोखर, कुछ अपना प्राकृतिक और कृत्रिम झील है उसमें हो जाए, ढेकू बना के, मोट बना के, रहट बना के, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से हम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। इसमें पैन और आहर ज़्यादा प्रमुख हो जाता है अन्य वाला में, समझ गए। इसके तहत आप देखिए तो रोहतास, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पटना जिला में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। यहाँ तक क्लियर? तो ऐसे करके हम यहाँ खेती करते हैं। उसके बाद देखो यही तीनों के हम हटा दिए हैं। देखिए अब अभी हम शुरू में बताएं कि बिहार में जल की पूर्ति है, पूरा है। इतना है कि एक तरफ तो दहाइए जाता है और एक तरफ सूखा पड़ जाता है। तो इस चीज को देखते हुए
बिहार की जो नदियां हैं उन नदियों पर लाया गया नदी घाटी परियोजना, या ये कहो कि बहुउद्देशीय परियोजना। अब बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में तो आप लोगों को हम बताइए दिए हैं कि वह परियोजना जिससे हम एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करते हैं कि हम मछली पालन भी कर लिए, बाढ़ भी कंट्रोल कर लिए, सिंचाई की भी व्यवस्था कर लिए, तो इस तरह बिजली उत्पादन कर लिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो हमने के एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ का था सुखाड़, तो सरकार ने कहा कि रुको इसमें उपाय करते हैं, लाते हैं इसके लिए बहुउद्देशीय परियोजना। बाढ़ सुखाड़ की समस्या भी खत्म करेंगे, साथ में बाकी की चीजें भी कर लेंगे। जैसे में काका कर लेंगे कि जल विद्युत का उत्पादन कर लेंगे, सिंचाई की व्यवस्था कर लेंगे, मछली पालन कर लेंगे, पीने की पानी का उपयोग कर लेंगे, औद्योगिक के रूप में जो पानी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति, खेल कूद, नहाना धोवाना, ये सब जो भी चीजें हैं, यातायात, सबको विकसित कर लेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ बिहार के नदियों में लाया गया मुख्य रूप से ये 3 गो नदी घाटी परियोजना, या कहो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। सबसे पहला सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा है गंडक नदी घाटी परियोजना, और तीसरा है कोसी। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार में है, तो ये तीनों है। इस तीनों के बारे में जब हम जल संसाधन पढ़ा रहे थे उसी टाइम तुमको पढ़ा दिए हैं कि कौन कहाँ कैसे है, इसलिए इसके बारे में हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, सिलेबस खत्म करना है, टाइम कम है। अब आइए दुर्गावती है अन्य परियोजना में, वो 3 गो तो नाम ही होगा बड़ा बड़ा। उसके बाद अन्य में आता है छोटे छोटे में सबसे पहले दुर्गावती जलाशय, जिसकी स्थापना 1962 में किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि जो कैमूर और रोहतास में सूखा है उसको क्या करे, खत्म करे, नहर से पानी भेज करके और सिंचाई की व्यवस्था करे। इसी के उद्देश्य से इसको लाया गया था, और साथ ही साथ बाढ़ को भी कंट्रोल करना था। दूसरा है बागमती परियोजना, इसको बागमती नदी पर सीतामढ़ी जिले में बनाया गया है, और इसके नीचे रामनगर के समीप भी एक बांध बनाया गया, यानी 2 गो बांध उस नदी पे बनाया गया है। किस लिए? सिंचाई की पूर्ति करने के लिए। फिर बरनार जलाशय, ये कहाँ है? तो एक बरनार नदी है, उसी पे है, कहाँ पे? तो जमुई जिला में। बस 2 चीज याद, नाम तो इसी है में है नदी के, जगह याद रखना है कहाँ? जमुई में है। इसका भी क्यों? सूखा और बाढ़ के जो ये समस्या है उसको निपटारा करना और सिंचाई की व्यवस्था करना। समझ गए? उसके बाद आपको आ गया सीधे वन संसाधन, थोड़ा सा और है, तुरंत खत्म कर देंगे आज हम फुल एनर्जी में हैं। हाँ, बिहार के अगर वन के बात करो तो कितना? 7%, तो नगण्य है। हाँ, लेकिन फिर भी हमारे पास 2 प्रकार के बिहार में वन पाया जाता है। जब तक झारखंड साथे था तब वन के मामले में ठीक था, लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हुआ, वन और जो खनिज है इन दोनों के मामले में बिहार हो गया नगण्य। ठीक, फिर भी हमारे पास 2 प्रकार के वन है। पहला है आर्द्र पतझड़ वन, ये पाया जाता है तुमको दक्षिण के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे, बिहार के दक्षिण बिहार में पहाड़ी क्षेत्र में, और बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मिल जाएगा तुमको कौची कौची के पेड़, तो साल पेड़ होता है, शीशो जानवे कर, जो जाना होगा याद रखो, बांस जाना होगा, घास के बारे में जाना होगा, बड़ा बड़ा घास ये सब होता है, झाड़ी, महुआ जानी था, जामुन, कटहल, गुल्लर, ये सारी वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। किसमें? आर्द्र पतझड़ वन। हम लोग अपने तरफ जितना भी वन पेड़ वो सब है देखना, वो सब पत्ता झाड़ता है। ठीक, तो आर्द्र पतझड़ कुछ जो है वो गर्मी के दिन में झाड़ देता है और कुछ ठंडे के दिन में। तो आर्द्र पतझड़ वन भी पाया जाता है, और शुष्क भी। शुष्क पाया जाता है हमनी के पूर्वी बिहार के मध्य में और दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में पाया जाता है, और इसमें तुमको खैर, बहेरा, पलाश, महुआ, शीशो, नीम, ये सारी वृक्ष शुष्क पतझड़ वन में पाए जाते हैं। तो यही हमारे पास जंगल है ना, तो ज्यादा पढ़ने का टेंशन ना, ये हैया वाले देखे जंगल झाड़ थोड़ा सा। ठीक, वन नहीं, हमने जंगलवा तो नहीं, जंगलवा का ये 5 कट्ठा में अगर पूरा झूड़ झाड़ सब हो गया ना, 2-4 गो पेड़, तो वन है। अरे वन देखा कहाँ है? वन जब हमने रोहतास के पहाड़ पर चढ़े थे उसको कहते हैं, जहाँ ले देखो वही है वन। थोड़ा सा आप लोग कह सकते हैं जब राजगीर जाते हैं उसको, बोध गया में जाइएगा वहां पे जहां तक देखिए खाली जंगल जंगल दिख रहा है उसको वन कहते हैं। जहां पे कुछ जंगली जीव हो, तो जंगल में तो कुत्तों न रहो।
हाँ, आगे देखिए, ये सारे जंगल कहाँ कहाँ पे हैं? पश्चिमी चंपारण, कैमूर, बांका, जमुई, गया, मुंगेर, ये सब इलाकों में वन है। यही सब है 7% की पूर्ति करे वाला। अब बाकी जिला में तो ही ना, पटना तो एकदम नहीं है। पटना में तो पूरा जंगल मिलवे नहीं करेगा, वन मिलवे नहीं करेगा, ऐसी झूठ झाड़ कहीं मिल जाएगा। तो देखो कहाँ कहाँ नहीं है। सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा, ये सब जो इलाका है समझो कि वन है ये नहीं, 1% से कम है, यानी न है। जो भी है बचा खुचा के रख ले, वो ऊपर वाला यही 4-5 को जो जिला है वही बचा के आपको 7% को रखे हुए, बाकी सब बेकार है। जबकि वन होना कितना चाहिए? पूरे क्षेत्र का 33% याद रखना। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जरूरी नहीं है कि एक बार पूछ ले, लेकिन पूछता है, समझ गया? तो 33% होना चाहिए, हमने भी 7% है, ये हाल है। ये सब वो जिला हैं जिनके पास है ये नहीं है, ठीक। उसके बाद देखिए इसके नाश का कारण क्या है? पहला चीज कृषि का विकास, उद्योग क्षेत्र का विस्तार, तो इस वजह से इसका विनाश हो रहा है। साथ ही साथ हम वनों के तेजी से कटाई कर रहे हैं, तो इसके कारण वन खत्म। और जब वन खत्म तो उस वन पे जो निर्भर जीव जंतु पशु पक्षी हैं वो भी खत्म, जैसे कि बाघ, चीता, हिरण, चित्तल, भालू, वन सुअर जो होता है, सांड, सांभर, मोर, घड़ियाल, सोंस, मगरमच्छ, ये सब के संख्या तेजी से घट रहा है, ठीक। हाँ हाँ, अब हाँ तोर गौवा में है ले, तोरा वो इम्पोर्टेंट न लग रहा है। हिरन देखा होगा जाके बढ़िया से, और वही तुम आरा में चले जाओ, भर भर के हिरन है, और काला हिरन भी है। काला बहुत कम पाया जाता है अरे में है। तो वो लोग कहेंगे ये तो हमारे बधारे में भर रहा है, पूरा भर भर के बैठा रहता है, 10-15 समझ गया? तो वो चीजें हैं। तो ये सारे जीव जंतु जो हैं वो खतरे में आ गए हैं वनों के विनाश से। और वन के विनाश के कारण ये सब है। हाँ, अब है कि तब हमको क्या करना चाहिए? वन को और वन जीव का संरक्षण करना चाहिए। तो संरक्षण करने के लिए बस यही करना है कि सबसे पहले आप वन की कटाई को रोक दीजिए, ठीक। जो उद्योगों का आप विकास कर रहे हैं उसको भी रोकिए या कम करिए। जो विलुप्त वन क्षेत्र हैं उसको फिर से लगाइए, फिर से वहां पे वन के निर्माण कीजिए। कृषि वानिकी को बढ़ावा दीजिए, ऐसा कृषि कीजिए जिसमें कि एक वन की भी पूर्ति हो जाए, और वनारोपण में वृद्धि कीजिए। इसके अलावा सरकार भी कई सारे काम कर रहा है, अभयारण्य बना बना करके और कर रहा है। टोटल अभयारण्य हमने का बुक में कितना देता है? 14, 18 तेल शोधक कारखाना है गधा हवाई में क्यों हो रहा है। लेकिन अगर पूछ देगा यूएनओ द्वारा तब कितना है? 12 गो है, ठीक। तो ये सब चीज करके हम वन को और वन्य जीव को सुरक्षित कर रहे हैं, निरंतर बन रहे हैं। अब देखिए मुख्य बिंदु जो एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। पहला चीज संजय गांधी जैविक उद्यान, जेका चिड़ियाघर हमने कहा खाली, उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक। पूछेगा पटना के चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो यही नाम है, ठीक। दूसरा बार बार पूछता है, हम बार बार कंफ्यूज होते हैं, कांवड़ झील और कुशेश्वर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कांवड़ झील कहाँ है? तो कांवड़ झील है बुआ बेगूसराय में। यहाँ पे आता है साइबेरियन पक्षी, साइबेरिया से, ठंडा के दिन में अभी वो होगा वो सब, ठीक। और वो अलग प्रकार के पक्षी होता है, वहां जाके थोड़ा देखना पड़ेगा, वहां पे हर साल आता है। और सरकार उसके लिए संरक्षण की व्यवस्था किया, पहले सब मार देता था, तब उसके लिए संरक्षण की व्यवस्था है, ठंडे पर रहेगा फिर वो चला जाएगा। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सलीम अली, जो कि एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। उन्होंने कांवड़ झील को प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग कहा है, जो साइबेरियन पक्षी सब आता है उसका स्वर्ग कहा है। तो ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछ देगा कि प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग किसने कहा था बेगूसराय को? तो वो कौन है? डॉक्टर सलीम अली। तो एक बात याद रखिएगा। उसके बाद पूछेगा कि कुशेश्वर स्थान कहाँ है? तो वो है आपका दरभंगा में, जहाँ पे वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाता है, सरकार उसको संरक्षण
दे रही है। तो ये 3 बात इसमें तो एकदम इम्पोर्टेंट है। ये अभी तक नहीं पूछा है तो नया में पूछ सकता है। ठीक, तो इतने था, चैप्टर तुम्हारा खत्म। मंडे को हम शुरू करेंगे आपका इसका अगला चैप्टर और ऑब्जेक्टिव। हाँ, क ख करके है, 2-3 को होगा, लेकिन अब की वाला तो 1 दिन के क्लासे है, 1 दिन में इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद वाला 2-3 को क्लास लेगा। तो कल मंडे को हम उसको खत्म करेंगे और इसका और उसका दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही साथ करवाएंगे। ठीक ना, फिर वो 2 के एक साथ करवा के काम खत्म। क्लियर, जाइए।